करेंगे, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, एक्सरेस वगैरह, ब्रोंकियल लैवेज करेंगे, एंडोस्कोपी के थ्रू बोन मेरो एस्पायरेट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉश। ठीक है, टीबी के सिस्टमिक इफेक्ट्स भी होते हैं, तो उसके लिए हम बोन मेरो एस्पायरेट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉश करेंगे। अब टीबी को डायग्नोज करने के लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। सही है, सबसे पहले जो है ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट है। ये एंटीजन स्किन टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्किन प्रिक देते हैं, उसमें एंटीजन देते हैं। ठीक है, फिर जो है स्किन पे एरिथेमा और स्वेलिंग अपेयर होता है। तो एरिथेमा जो है रेडनेस, उसको हम इग्नोर करेंगे, और जो स्वेलिंग होता है अपेयर स्किन पे, उससे जो है हम टीबी का डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये स्किन जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट, लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं है, इस वजह से कि ये जो है सिर्फ उन पेशेंट्स में एक्यूरेट होता है जो कि इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी जो है वो उसकी एक्टिव होती है। अगर इफ़ इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज़ नॉट एक्टिव देन दिस टेस्ट इज़ नॉट वायबल। ठीक है, क्योंकि इसमें एरिथेमा नहीं होगा, तो इस वजह से ये टेस्ट मतलब डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, लेस सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। अच्छा, एक ये टेस्ट हो गया। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ट्यूबरक्लोसिस में वो स्टेनिंग है। ठीक है, हम स्प्यूटम स्टेनिंग करेंगे। उसके लिए हम कौन से स्टेन्स यूज़ करेंगे, ज़ील नेल्सन स्टेंट एंड और एमीन फ्लोरेसेंस स्टेंट। ठीक है, ये बहुत से सब पास्ट में जो है ज़ील नेल्सन स्टेंट यूज़ किया जाता था, अब जो आजकल यूज़ हो रहा है वो और एमीन फ्लोरेसेंस स्टेंट है। ठीक है, अच्छा, कौन से हो गए, एंटीजन स्किन टेस्ट हो गया और स्टेनिंग टेस्ट ऑफ स्प्यूटम हो गया। अब हम क्या करेंगे, कल्चर कराएंगे। कल्चर जो है हम लेमनस्टीन जेंसन मीडियम में भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि सॉलिड मीडियम है। इसके अलावा MGIT में भी कर सकते हैं, जो कि लिक्विड मीडियम है। ठीक है, ये मीडियम्स के नेम्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखें। सही है, कौन से है, लेमनस्टीन जेंसन मीडियम जो कि सॉलिड है, और MGIT जो कि लिक्विड है। ठीक है, इसके अलावा हम ब्लड कल्चर करेंगे, स्प्यूटम कल्चर करेंगे, ब्लड स्टैंड एंड ब्लड कल्चर। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, इसमें जो है जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है कि वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई अगर है या नहीं है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम जो है ब्लड कल्चर, स्प्यूटम कल्चर करते हैं, ब्लड स्टैनिंग, ब्लड कल्चर। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इससे जो हम है बैक्टीरिया का DNA डिटेक्ट करते हैं, एंड दिस इज द NAAT टेस्ट इज़ वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, ये जो है हमें एग्जैक्ट बैक्टीरिया बता देता है तो ये कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है। अगर वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई है तो मतलब कि यहाँ पे टीबी का केस डायग्नोज होता है। ठीक है, चेस्ट एक्सरे हम टिपिकल कंसोलिडेशन को टेस्ट करने के लिए कहते हैं। ठीक है, कि लंग में कितनी फाइब्रोसिस हुई है, कौन सी एरिया जो है वो नॉर्मल है, कहाँ पे डिफेक्ट स्प्रेड हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन से बेस्ट इन्वेस्टिगेशन में हम CBCSR, सीरिएक्टिव प्रोटीन, LFTs, RFTs एंड यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो है बेसिक टेस्ट है, ये हर डिजीज़ में होता है, इसमें करेंगे। सही है, अच्छा, अब मैनेजमेंट टीबी की हम किस तरह करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो है हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कौन से ड्रग्स है, आइसोनाइजिड, रिफाम्पिसिन, पायरासिनामाइड एंड इथाम्बुटोल। इसका कोर्स जो है वो फुल 6 मंथ्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट 2 मंथ्स में जो है आइसोनाइजिड, रिफाम्पिसिन, पायरासिनामाइड एंड इथाम्बुटोल, ये चारों ड्रग्स यूज़ होंगे। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट 4 मंथ्स आएंगे, 2 मंथ्स बाद फिर सिर्फ आइसोनाइजिड और रिफाम्पिसिन इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये ड्रग्स जो है ये टीबी के लिए अच्छे हैं, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ट्यूबरकुलोसिस के ड्रग्स के होते हैं। सही है, अच्छा, आइसोनाइजिड जो है वो क्या करता है, पैराडॉक्सिल डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6। आइसोनाइजिड प्लस विटामिन B6 इज रिजल्ट पेरिफेरल न्यूरोपैथी, टिंगलिंग एंड नमनेस इन फिंगर्स। क्या करता है कि जब हम आइसोनाइजिड कंज्यूम करते हैं तो वो बॉडी में विटामिन B6 की डिफिशियंसी कॉज करता है। ठीक है, विटामिन B6 की डिफिशियंसी की वजह से बॉडी में न्यूरोपैथी ऑकर होती है और टिंगलिंग एंड नमनेस इन फिंगर्स फील होता है। ठीक है, रिफाम्पिसिन जो है वो सारे बॉडी सिक्रीशंस को ऑरेंज कर देता है। ठीक है, इसका ये अफेक्ट होता है। इसके अलावा जो फीमेल कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं तो रिफाम्पिसिन जो है वो उस कंट्रासेप्टिव इफेक्ट को जो है वो डिक्रीज करता है। तो फिर ऐसे फीमेल में चाहिए कि वो कंट्रासेप्टिव्स के कुछ और मेथड्स यूज़ करे, ओरल कंट्रासेप्टिव फिर इफेक्टिव नहीं होते। ठीक है, पायरासिनामाइड जो है वो हाइपरयूरिसीमिया कॉज करता है। ठीक है, उसकी मेटाबॉलिज्म इस तरह की होती है कि वो बॉडी में यूरिक एसिड के अमाउंट को बढ़ा देता है। ठीक है, इथाम्बुटोल ई से याद रखें कि ये सारी आइड इफेक्ट्स करता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, विजुअल ऑकुलर डिस्टर्बेंसेस एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये सारे जो है इथाम्बुटोल के डिफेक्ट्स है। अच्छा, जो पेशेंट जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को रेजिस्टेंट हुआ हो, मतलब उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट असर नहीं करता, फिर जो है हम सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में एमिकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड इथामाइड ये यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा,
अब ये सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, दूसरा इसकी एफिकेसी कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, और तीसरा ही कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंट अगर डेवलप हो जाए, ठीक है, फर्स्ट लाइन एनी ड्रग फ्रॉम फर्स्ट लाइन, अच्छा ड्रग रेजिस्टेंट तो डेवलप होती है लेकिन किस तरह, एक जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स जो है उससे कोई रेजिस्टेंट हो, या फिर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट हो, ठीक है, टीबी का, दैट इज आइसोनाइजेट और रिफाम्पिसिन, मतलब 2 ड्रग्स है जिसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप हुई हो, या एक्सेसिव ड्रग की अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप हो। फॉर एग्जांपल आइसोनाइजेट रिफाम्पिन मतलब 2 जो है फर्स्ट लाइन से और एक सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से भी जो है अगर रेजिस्टेंट डेवलप हुई हो तो दैट इज एक्सेसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, MDRT इज मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस और XDRT इज एक्सेसिव ड्रग रेजिस्टेंस ऑफ फ्रॉम टीबी, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखिए फार्माकोलॉजी में है, लेकिन वैसे अमीकासिन जो है वो अमीनोग्लाइकोसाइड्स में से है, एस जो है वो टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन क्विनोलॉन्स है, ठीक है। एथामब्यूटिल इथानामाइड जो है वो आइसोनाइजेट की तरह एक ड्रग है, और पैरा अमीनोसैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। ये जो है ऐसे सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है टीबी में यूज़ होते हैं इन केस ऑफ अगर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप कर चुका हो, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास क्लिनिकल सिनेरियोस टीबी की किस तरह आते हैं यहाँ पे डिस्कस हुई है। 24 years old man presented to medical OPD with 2 months history of low grade fever, productive cough and weight loss, ठीक है, लॉन्ग हिस्ट्री है, ये बात याद रखिए कि टीबी में जो है लॉन्ग हिस्ट्री होती है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे शो लीजन्स इन द एपेक्स ऑफ लेफ्ट लंग, ठीक है। तो क्या है कि मतलब 24 ओल्ड मैन है और इसके जो क्लिनिकल फीचर्स अगर आप देखें तो इतनी स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। स्टार्ट में हमने जो है डिस्कस किया था कि पल्मोनरी टीबी के जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि 24 ईयर्स मेल है और 2 months हिस्ट्री ऑफ लो ग्रेड फीवर है, प्रोडक्टिव कफ है एंड वेट लॉस है, ठीक है। टीबी में वेट लॉस जो है वो ज़्यादा होता है, ये बात याद रखिए, ठीक है। अच्छा, और लीजेंस इन द एपेक्स ऑफ लेफ्ट लंग है, लीजन जो है वो डेवलप हुआ है, तो ये क्या है, पल्मोनरी टीबी। 25 years old male patient presented with history of cough for the last 2 months, ठीक है। द पेशेंट इज एनोरेक्सिया, वेट लॉस, नाइट स्वेट एंड फीवर, 2 महीने से उसे जो है कफ है, ठीक है, नाइट स्वेट्स और फीवर की हिस्ट्री है। ही हैज़ ब्लड स्ट्रिक्स प्रोटम इन द रीसेंट पास्ट शो सॉफ्ट शेडोइंग इन एपेक्स ऑफ द लंग्स, ठीक है, एपेक्स ऑफ द लंग्स में शेडोइंग हुई है, तो इससे जो है हमें टीबी डायग्नोज हो जाता है। 30 years old Afghani lady came to medical OPD with 2 months history of low grade evening pyrexia with night sweats और examination anemic है, there is no hepatosplenomegaly, no palpable lymph nodes, chest examination in the left upper zone, chest shows consolidation in the left apical areas, ठीक है। ये बात याद रखिए कि जब टीबी होता है तो उसमें जो है एपिकल एरियाज में कंसोलिडेशन होती है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ों से हम डायग्नोज करेंगे, 2 months और मंथ्स की हिस्ट्री होगी ऑफ कफ, ठीक है, माइल्ड फीवर होगा, ठीक है, हेमोप्टिसिस हो सकता है, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और जो एपिकल एरिया है उसमें कंसोलिडेशन या कोई क्रेपिटेशन या मतलब इस तरह की कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होगी, तो इस तरह हम जो है ट्यूबरक्लोसिस के केस को डायग्नोज करेंगे।